Welcome beta in this brand new lecture series, and today we'll be starting electrostat, which is very important topic of class 12 physics, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट होता क्या है। एक शॉर्ट डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। इट इज़ सिंपली द स्टडी ऑफ चार्जेस विच आर एट रेस्ट, है ना। हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, जो चार्जेस रुके हुए होते हैं। आप समझो बेटा, मान लो अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर चार्ज है और वो चार्ज जो है वो रेस्ट पे रखा हुआ है, तो वो जो चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है ना, तो याद रखो दैट चार्ज पोजेसेस सम अमेजिंग प्रॉपर्टीज़। वो चार्ज जो है उसके पास कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक वो चार्ज जो होता है बाकी चार्जेस पे फोर्स एग्जर्ट करता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, है ना। वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स को क्रिएट कर लेता है, ठीक है। वो चार्ज इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आगे आने वाले क्लासेस में आप समझेंगे कि चार्ज जो रेस्ट पे होता है दैट पोजेसेस सम ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़। बट बेटा बिफोर स्टार्टिंग व्हाट इज़ more in depth about electrostat, let us say what is basically a charge, है ना। तो चार्ज के बारे में पहले स्टडी करेंगे कि चार्ज होता क्या है, चार्ज हम कहते किस चीज़ को हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। समझते हैं तो एक काम करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल से शुरू करते हैं, है ना। एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है, उसको ज़रा समझिए आप। जैसे समझ लो कि यहाँ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन है। सो आई हैव टू इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, और इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मैंने ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर का गैप रखा हुआ है। अब आप जानते हैं एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास दैट इज़ 9.1 10⁻31 kg का अप्रॉक्सीमेट मास होता है। और यहाँ देख लीजिए इनके बीच में डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर है, मीनस 10⁻2 मीटर का गैप दोनों के बीच में है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कौन सा फोर्स अभी एग्जिस्ट करेगा, है ना, तो आप बोलेंगे सर क्लास 11th की फिजिक्स से हमने सीखा हुआ है कि दोनों के पास मास है और दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, जो कि हमने लास्ट ईयर मैकेनिक्स में सीखा है, 11th क्लास में मैकेनिक्स में सीखा है। अच्छा बताएं कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए दोनों के बीच में, तो यू विल बी सेइंग दैट मस्ट बी G1 M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो अब सोच के देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स Fg कितना होगा। G1 का वैल्यू 6.67 10⁻11 है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 9.1 10⁻31, और दूसरे का भी वही, तो स्क्वायर अपॉन आर इज 10⁻2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो चले इस ऑर्डर की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की नहीं, सिर्फ ऑर्डर की बात करते हैं। तो यहाँ पावर आएगा 10⁻11, यहाँ पावर आएगा 10⁻31 10⁻31 अपॉन 10⁻4। तो बेटा दिस फोर्स कम्स आउट टू बी 10⁻69 न्यूटन। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में है, इसका ऑर्डर अप्रॉक्सीमेटली 10⁻69 है। मतलब इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस वैल्यू का लगभग लगभग है। अब इस वैल्यू की तरफ ध्यान दिया जाए तो दिस वैल्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम फोर्स है। दूसरी बात ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम जानते हैं ऑलरेडी कि ये जो फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव होता है, इसका नेचर जो है वो अट्रैक्टिव है, ठीक। और इसका एक जेन्युइन सा रीज़न अगर मैं बोलूँ आपको क्यों है ये फोर्स, तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का रीज़न जो है वो मास है। ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को, है ना, एक्सपेरिमेंटली करें, इसी चीज़ को लैब में जाके वेरीफाई करें कि क्या दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वाकई इतना ही अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो आपको ये चीज़ पता है, बचपन से सिखाई गई है कि ऐसा नहीं है। दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करते हैं। तो क्वेश्चन अराइजेज कि जो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है इनके बीच में तो ग्रेविटेशन फोर्स होना चाहिए और वो भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब ये कौन सा नया फोर्स आ गया दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं बल्कि रिपेल करते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूँ इनके बीच में जो एक्चुअल फोर्स है ना,
दैट एक्चुअल फोर्स जो पाया गया वो पाया गया 10⁻⁻23 न्यूटन। ओहो, ये फोर्स कहाँ से आया? ठीक, देखें इस फोर्स के बारे में कुछ और भी चीज़ें समझें। सबसे पहली चीज़, ये फोर्स स्मॉल नहीं है, दिस फोर्स इज लार्ज देन ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा है ये फोर्स। दूसरी बात, ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव नहीं बल्कि ये फोर्स क्या है, ये रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, ये रिपल्सिव नेचर का है। ओके, चलें ठीक है, ओके ओके समझ गए। तो हमने जो देखा, हमने जो थेरेटिकली कैलकुलेट किया था, एक्सपेरिमेंटली वो गलत साबित हुआ। इनके बीच में ऐसा फोर्स नहीं होता बल्कि उससे कई ज़्यादा कुछ और ही फोर्स होता है जो अट्रैक्टिव नहीं बल्कि रिपल्सिव है। ठीक, तो अब समझ जाओ, कॉमन सेंस वाली बात है। सो दिस फोर्स इज नॉट ड्यू टू मास। मास की वजह से अगर होता तो 10⁻⁻69 वाला होता, तो ये फोर्स मास की वजह से नहीं है बल्कि इसका कुछ और ही रीज़न है। ठीक है ना, तो समझ जाओ दिस फोर्स इज़ नॉट ड्यू टू मास। तो ये फोर्स जो है ना ये मास की वजह से नहीं है बेटा। सिमिलरली अगर आप यही एक्सपेरिमेंट, यही कहानी दो प्रोटॉन्स के साथ दोहराएंगे, है ना। आप जानते हैं प्रोटॉन्स का मास जो होता है ना, मास ऑफ ईच प्रोटॉन, दैट इज़ 1.67 10⁻⁻27 kg, है ना। और आपने लिया है डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का दोनों के बीच में। तो यहाँ भी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे सिमिलरली G m1m2/r² वाली फार्मूला से, तो आपका ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ आएगा 10⁻⁻61 न्यूटन आएगा, विच इज़ अगेन वेरी वेरी स्मॉल। ये फोर्स बहुत छोटा है। दूसरी बात, ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव है। तीसरी बात, जो ये फोर्स है इसका रीज़न मास है, ये फोर्स मास की वजह से होता है। ठीक, सिंपल सी बात है। बट जब आप इसी चीज़ को एक्चुअली करेंगे, लैब में एक्सपेरिमेंटली दोहराएंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है। यहाँ दो प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ न्यूटन। यानी ये जो फोर्स इनके बीच में आता है दिस इज़ लार्जर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से लार्ज है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि ये जो फोर्स है ना ये अट्रैक्टिव नहीं बल्कि रिपल्सिव है। एंड फाइनली ये फोर्स जो है इट इज़ नॉट ड्यू टू मास। ये मास की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है ना बेटा। इसी तरह से इफ़ यू डू द सेम एक्सपेरिमेंट विथ टू न्यूट्रॉन्स, चले मान लीजिए आप दो न्यूट्रॉन्स के साथ में यही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर की गैप बना के, है ना। तो न्यूट्रॉन्स का जो फोर्स होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कम्स आउट टू बी 10⁻⁻61 न्यूटन। ओके, तो जब आप एक्सपेरिमेंटली इसको करेंगे ना तो एक्सपेरिमेंटली आप देखेंगे इसमें कि फोर्स सच में 10⁻⁻61 न्यूटन है। यानी दो न्यूट्रॉन्स के केस में ऐसा कुछ नहीं देखा गया है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है अल्टीमेट फोर्स, है ना। अब यहाँ समझें, इन सारे कंक्लूजन से समझें हम लोग कि हम यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर कट कह सकते हैं कि ये जो फोर्स नया कुछ आ रहा है, जो रिपल्सिव फोर्स हमें देखने को मिल रहा है, ये रिपल्सिव फोर्स मास की वजह से तो नहीं है ना, किसी और प्रॉपर्टी की वजह से ये फोर्स है। मैं आपको बता दूं ऐसे करके बेटा, समझ लीजिए। जैसे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए आप, ठीक है। हमने कहा कि इनके बीच में जो फोर्स है वो रिपल्शन वाला फोर्स है, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है। सिमिलरली अगर एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन लिया जाए, उनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्शन वाला फोर्स देखने को मिला है। और सिमिलरली अगर हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिल जाता है। ओके, और सिमिलरली अगर हम न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन देखें तो इनके बीच में ओनली एग्जिस्टिंग फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नथिंग एल्स। ठीक है, देखिए न्यूट्रॉन वाले एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जो हमने थेरेटिकली प्रिडिक्ट किया था वही प्रैक्टिकली भी सही जा रहा है, देयर इज़ नो इशू। बट अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की, इन तीन एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, तो यहाँ हमारी प्रिडिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स वाली प्रिडिक्शन फेल क्यों हो रही है? इसका रीज़न है बेटा, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स हमें मिल रहा है ना, यहाँ जो एक्स्ट्रा फोर्स, जो नया फोर्स यहाँ चार्जेस के बीच में है, इस नए फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस नए फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ जाएं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स खास प्रॉपर्टी की वजह से है, ड्यू टू ए प्रॉपर्टी, एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी की वजह से, जिसे हम लोग कहते हैं चार्ज।
ओके, सो व्हाट इज़ बेसिकली चार्ज? अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज क्या है, तो आप बोलेंगे सर चार्ज सिंपली में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। सर ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मटेरियल इलेक्ट्रिक कैरेक्टर्स दिखाता है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल पोजेसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मटेरियल के अंदर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। यानी अगर आप देखेंगे ना, आपके पास कोई मटेरियल है जो बिहेव करता है इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक, है ना, जिसके पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो आप समझ जाओ कि वो जो पार्टिकल है उसके पास चार्ज है, उसके पास एक ख़ास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं चार्ज। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप समझ लो कि चार्ज एक ख़ास प्रॉपर्टी है और ये इनहेरेंट है। इनहेरेंट का मतलब हर किसी मटेरियल के पास इनहेरिटेड होती है, अपने आप में होती है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की वजह से बेसिक प्रॉपर्टी है ये। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेनन्स देखने को मिल जाते हैं हमें। ठीक, यानी आप ऐसे समझो कि जितने भी मटेरियल्स आपके पास हैं जो जिनके पास इलेक्ट्रिक कैरेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फेनोमेनन्स में पार्टिसिपेट करते हैं या किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व हैं, तो आप ये समझ जाओगे कि ओके इन पार्टिकल्स के पास चार्ज है ना। चार्ज के बारे में आपने भी थोड़ा थोड़ा सुन रखा है पहले पहले। ठीक, चलो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा ना और व्यू लेते हैं कि ये चार्ज जो है ये बेसिकली है क्या। बेसिकली बेटा सबसे सेटिस्फाइंग थियरी जो है ना चार्जेस के बारे में, उसका नाम था इलेक्ट्रॉन थियरी। इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ चार्जेस, ये बहुत बेसिक है और आप जानते हैं इसके बारे में। जैसे इस थियरी में कहा गया कि जैसे समझ लो तुम्हारे पास कोई एटम है। अब ये जो एटम है ना, तुम्हें पता है कि एटम बना होता है दो चीज़ों का, एक होता है एटम के अंदर न्यूक्लियर पार्ट, है ना, और दूसरा होता है एटम के अंदर बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक, अब अगर न्यूक्लियर पार्ट की बात करें दैट इज़ कंपोजिड ऑफ न्यूक्लियस, यू नो, है ना, और अगर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर की पार्ट की बात करें दैट इज़ कंपोजिड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू नो इट राइट। ओके, और न्यूक्लियस के बारे में मैं बताऊं आपको, न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, है ना, और इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम लोग इकट्ठे कह देते हैं न्यूक्लियॉन्स, यू नो दैट वी कॉल देम एज न्यूक्लियॉन्स। और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है ना, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से जो चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल चीज़ है ना, चार्ज क्यों होता है किसी मटेरियल के लिए, किसी मटेरियल पे, उसका जो रेस्पॉन्सिबल है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज। याद रखो, इलेक्ट्रॉन इज़ द रेस्पॉन्सिबल फैक्टर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होता है चार्ज के लिए। आप बोलेंगे सर कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे रेस्पॉन्सिबल होता है चार्ज के लिए? देखो बेटा मैं बताता हूँ, चार्ज ना बेसिकली दो तरह का होता है ना। एक होता है वो वाला चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है, इलेक्ट्रॉन टाइप का चार्ज, और दूसरा होता है वो टाइप जो प्रोटॉन के पास होता है, जिसे बोलेंगे प्रोटॉन टाइप चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन टाइप चार्ज को बाद में नेगेटिव चार्ज कहा गया और प्रोटॉन टाइप को बाद में पॉजिटिव चार्ज कहा गया। ठीक, कहा गया कि जब कोई एटम जो होता है ना, एटम, ठीक, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, और जिसे हम लोग कहते हैं कि इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, है ना। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, अब इसके पास आ गया है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसी तरह से मैग्नीशियम है, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिए तो इसके पास आ गया डाया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, एंड अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले तो उनके अंदर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब ऐसे समझो, देखो बेटा मैं बताता हूँ, जैसे क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, है ना। इसी तरह से फ्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो आ गया नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन के पास। ठीक, इस तरह से ऑक्सीजन है, उसने दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो आ गया ओ डाया नेगेटिव चार्ज, है ना। तो मतलब शॉर्टकट में कहानी ये है कि भाई साहब जो लूज़ करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, अच्छा, ऐसा सवाल एक है कि सर मान लीजिए अपने पास कोई एटम है और उस एटम का चार्ज जो है वो ज़ीरो है ना। सर समझ लो एक एटम है एंड दैट एटम पोजेसेस ज़ीरो चार्ज,
तो बेटा उसमें एक खास प्रॉपर्टी है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, याद रखो। इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन्स के पास कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो मतलब अगर किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी मटेरियल में, किसी एटम में अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज का अमाउंट और पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बराबर हो जाए, ठीक, तो आप कह देते हैं कि सर ये एटम ना न्यूट्रल है ना। तो न्यूट्रल एटम का मतलब ये नहीं होता कि उसमें चार्ज ही नहीं है, उसमें चार्ज पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन दोनों इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज देखा गया है ना, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज देखा गया, अब जानते हैं दैट कम्स आउट टू बी, वो देखा गया है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, नेगेटिव है ना। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। इस तरह से प्रोटॉन के पास जो चार्ज देखा गया है ना, देखा गया कि बराबर इतना ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस पॉजिटिव साइन है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अच्छा ठीक है, ये तो हम समझ गए। ठीक, ओके, चलें मुझे बताएं, जैसे हमारे पास कोई एटम है, ऐसे समझ लो अपने पास कोई एटम है और इस एटम में ना चार्ज ज़ीरो है। अब इस एटम में तुम पाओगे कि जितने इसमें प्रोटॉन्स हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, चलो मैं साबित करके देता हूँ आपको, टेंशन ना लें। देखो, अच्छा मान लो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो मान लो Ne, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ना इसमें आप मान के चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज Np, है ना। क्या मुझे बता सकते हो इसमें नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? बिल्कुल सर बता सकते हैं। कैसे? देखें सर, Ne इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और एक एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e होता है, बिल्कुल। तो टोटल चार्ज आएगा -Ne इंटू ई। और पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर वो भी सिंपल है, उसमें क्या है, Np इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज इज प्लस ही एक एक पे। ठीक है बेटा, तो बताइए सर टोटल चार्ज कितना है? देखो भाई टोटल चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज है वो तो है -Ne इंटू ई, प्रोटॉन्स के पास जो चार्ज है Np इंटू ई, और मिलाकर कितना बना वो? ज़ीरो, क्योंकि न्यूट्रल है। तो हम कहेंगे Ne इंटू ई माइनस इज इक्वल टू Np इंटू ई, माइनस 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 कैंसिल, तो ई कैंसिल, विच इम्प्लाइज Ne इज इक्वल टू Np। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे उतने ही उसमें प्रोटॉन्स भी पाए जाएंगे। ठीक है, ओके, चलें, ठीक है ना। ओके बेटा, चलो कुछ हल्के फुल्के से ना थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे। ठीक, कॉन्सेप्चुअल थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मुझे बताओ एक बॉडी है, ठीक, उसने अटेन किया होगा लगभग लगभग 6 कूलम का चार्ज। एक बॉडी है, उसने 6 कूलम का चार्ज अटेन कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है, देखो पॉजिटिव चार्ज अटेन किया है तो लूज तो किए होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। बताइए उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं अगर उसने 6 कूलम का चार्ज जमा कर लिया है तो। देखो बेटा बहुत सिंपल सी चीज़ है, मुझे एक बात बताओ, चार्ज का वैल्यू कितना होगा, चार्ज कितना आया होगा इस पे? तुम बोलोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी इसने लॉस किए होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आप मल्टीप्लाई करिएगा एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्यों? चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से चार्ज कितना आएगा? ई। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं? सपोज एन, सर वही बना इसका चार्ज, है ना। क्यू से लिखते हैं चार्ज को, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इंटू ई, एक एक का चार्ज कितना है। तो यहाँ से एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा क्यू बाई ई। क्यू इसने कितना चार्ज लिया हुआ है? 6 अपॉन ई का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, तो ओके, तो ये पता चल गया आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस किए होंगे। एम आई राइट? ओके, चलें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ऐसे समझ लो कि एक बॉडी है, उस बॉडी ने 2 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो लॉस किए हैं। तो बताओ ऐसा करने से उस पर कितना चार्ज आया होगा? देखें, चार्ज इज इक्वल टू, अभी बताया मैंने, Q इज इक्वल टू एन ई वाली फार्मूला। तो Q यानी चार्ज इज इक्वल टू एन, उसने इतने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं 2 इंटू 10⁻13, और एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10⁻⁻19। तो बेटा उसने जो किया है 3.2
10⁻⁻6, 13 और 6 ओके, मतलब उसने किया है 3.2 माइक्रो कूलम का चार्ज, है ना, एक्वायर। ओके, चले तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, अच्छा मैं ऐसे पूछता हूँ तुम्हें, बताइए एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज है 1 कूलम, है ना, तो बताइए उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स ना गेन किए होंगे। अगर -1 कूलम है तो तुम बोलोगे सर टोटल चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई, तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्यू अपॉन ई, तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्यू इज 1 अपॉन ई का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, दिस कम्स आउट टू बी 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स उसने लॉस किए हैं। समझ आ रही है बात? ओके, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। अच्छा चलें, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सोच लो ऐसे, तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट ने ना 2 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, ठीक, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस पे चार्ज कितना एक्वायर होगा, कितना चार्ज इस पे आ जाएगा, और साथ में ये भी पूछ रहा है कि चलो चार्ज तो तुम पता कर लोगे, ये बताओ इसका मास कितना कम होगा। ओह, मास कम हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो मतलब मास कम हो जाएगा ना। पहले तो बोलो चार्ज कितना हो जाएगा, n इंटू ई, एन का वैल्यू क्या है 2 × 10⁻16, ई का वैल्यू एक एक का चार्ज 1.6 10⁻−19, मतलब इसका चार्ज आया होगा 3.2 10⁻−3, मतलब इसका चार्ज होएगा 3.2 मिली कूलम। ओके, अब मास कितना कम हुआ होगा, ज़रा सोच के बताओ। मास डिक्रीज कितना हुआ होगा, मास कितना कम हुआ होगा, तो अब बोलेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन के जाने से मास कम होता है 9.1 × 10⁻31। अच्छा, ये एक इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने से होता है, और इसने कितने लूज़ किए हैं, इतने सारे, 2 × 10⁻16। तो ओके सर, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, यानी 1.8 10⁻14 kg का मास उसने लॉस किया हुआ है। तो मतलब तुम समझो, ये जो लॉस ऑफ मास हो रहा है, दिस लॉस ऑफ मास इज टू स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना, किसी भी प्रोसेस में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कैन एन ऑब्जेक्ट है, क्या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिस पे चार्ज हो सकता है, कितना चार्ज 2.6 × 10⁻19 कूलम, क्या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिस पे ये चार्ज हो सकता है। ओके, चेक कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो एन आएगा क्यू बाई ई। कंडीशन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एन होना चाहिए इंटीजर, तभी ये चार्ज पॉसिबल है। अच्छा सोच के देखो, किसी जगह तुम्हें एन निकला फ्रैक्शनल, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, है ना। तो ज़रा बोलो इसमें 2.6 10⁻19 अपॉन ई का चार्ज 1.6 10⁻19, ये और ये गया तो ये बन जाएगा 26/16 विच इज़ ऑब्वियसली फ्रैक्शनल। तो ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं है ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये बताता हूँ, क्या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये चार्ज हो सकता है, दैट इज़ 2.56 10⁻19 कूलम, हो सकता है कि नहीं, देखते हैं। तो n का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, q बाई ई होता है, q इज़ 2.56 10⁻19 और e का वैल्यू 1.6 10⁻19, तो यहाँ से देखो n का वैल्यू आ रहा है 1.6 विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, ठीक, ओके ग्रेट, तो तुम समझ गए कि किस तरह से कहानी चलती है, ठीक है। तो ये चार्ज का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अगले क्लास में हम लोग चार्ज के बारे में और डिटेल्ड समझेंगे कि चार्ज बेसिकली होता क्या है या इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। लेट अस सी यू इन नेक्स्ट क्लास।